बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ एक्सेल शो के साथ काफ़ी दिनों बाद जो है ना आज हम आपसे फिर दोबारा मिल रहे हैं। रिमशा और हसन बेग। रिमशा जो है वो बहुत बिज़ी रहती है। मेरी बिज़ीनेस का कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा बिज़ी रिमशा होगी क्योंकि इस पर एक गरीब पे बग़ैर किसी वजह के एक केस चल गया था और वो केस जो है वो इनके घर का केस था और आप लोगों को हमने इस पर वैसे बाय द वे एक दो प्रोग्राम भी किए थे इस हवाले से और इनका इंटरव्यू भी किया था। लेकिन अब ये अक्सर जो है उसी में फंसी रहती है कि ये केसेस जो है ना ये तूल पकड़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर है जो हमारा निज़ाम इंसाफ़ है, आप लोगों को पता है कि किस तरह का निज़ाम इंसाफ़ है। बड़ी हैरत होती है और बड़ी मतलब अफसोस भी होता है कि रेट ऑफ द स्टेट किधर है। अब असल मसला ये है कि जो रियासत है वो कहते हैं माँ के जैसी होती है और वो अपनी एक रेट रखती है। लेकिन यकीन करें सच्ची बात ये है कि यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ हमारे जैसे मुल्कों में कोई पर्सनलाइज्ड चीज़ हो गई है, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट बेसिकली इंस्टीट्यूशंस की को स्ट्रेंथन करने का नाम है, जो बेसिकली जहाँ पे भी कोई मसले मसाइल होते हैं उनको जाके वो रिज़ॉल्व कर रहे होते हैं। और रेट ऑफ द स्टेट कायम करने में जहाँ हमारी पुलिस फ़ौज और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, ये गवर्नमेंट साइड होती है, तो एक साइड जो है रेट ऑफ द स्टेट वो अदालतें भी हैं। और अदालती जो निज़ाम है इस पर बहुत डिस्कशन होती रहती है कि ये कितना कमज़ोर है या यहाँ पे इंसाफ लोगों को नहीं मिलता। जैसे मैं रिमशा की बात कर रहा हूँ, इनके अपने केस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह पार्लिमान बैठा हुआ है, पार्लिमान ज़ाहिर कवानीन साजी करता है और वो कवानीन भी उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। और कवानीन तो काफ़ी सारे होते हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन यकीन करें सच्ची बात यह है कि रेट ऑफ द स्टेट फिर भी कायम नहीं होती। अब इसी चीज़ को आज डिस्कस करने के लिए हमने इरादा किया, आपके कोई गुजार करते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट होती क्या है, कि ये किस बला का नाम है, ये अल्टीमेटली कैसे कायम होती है और रेट ऑफ द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में रेट ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं या थर्ड वर्ल्ड में रेट ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं। इसी पे डिस्कस करने के लिए आज हमने आपसे एक तरह से यानी डिस्कोर्स करना था या आपको बताना था कि क्या ये स्टेट की या रियासत की रेट जो है इसको कैसे कायम करना चाहिए, ये आइडियली कैसे होनी चाहिए। क्यों रिमशा आप बताएं कि मैंने आपके केस से इसीलिए स्टार्ट किया कि आप भी भुगत रही हैं कि रेट ऑफ द स्टेट। और वैसे आपके जहन में ये तो मैंने चले ऑफ हैंड एक वो सिनॉप्सिस दे दिया, आप क्या समझती हैं कि बेसिकली पहले तो ये हमें डिस्कस करना चाहिए नाजरीन के लिए कि रियासत क्या होती है। तो आपके जहन में जब किसी मुल्क का नाम आता है या उसको कहते हैं ये तो मुल्क है, इसकी एक गवर्नमेंट है, लेकिन रियासत जो है इट इज़ ए लार्जर कंसेप्ट दैन ए कंट्री। एक मुल्क से की निस्बत ये ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है रियासत का। तो आपके जहन में रियासत के खदोखाल क्या आते हैं वैसे? तो जिस तरह हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, तो रियासत बेसिकली हमारी हर चीज़ को मिला के बनती है, जिसमें हमारी पुलिस आ जाती है, फ़ौज आ जाती है, अदलिया आ जाती है और अवाम भी आ जाती है। तो इन सारों को जो मिक्सचर बना के एक कंपाउंड हम बनाते हैं ना, उसको रियासत हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। तो बुनियादी तौर पर तो रियासत जो है वो भी अवाम होती है, एक मुल्क होता है, एक हुकूमत होती है, एक जो है ना उनकी इंसाफ लॉ होती है और एक यानी बाउंड्रीज होती हैं, उसकी बॉर्डर्स होते हैं और उस पे जो चलने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सारे मिल मिला के एक रियासत को बना रहे होते हैं। और हमारे यहाँ यानी गलत फहमी ये होती है कि रियासत शायद सिर्फ एक मुल्क को समझ आता है। हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नाम है, ये तो एक इम्प्लीमेंटेशन आर्गन है बेसिकली। यानी ये जो है आम जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, इसलिए कहते हैं कि यही शायद रियासत है। नो, रियासत का कंसेप्ट इससे बहुत बड़ा है। और इसी से मिली जुली बात ये थी कि अब आपका जो केस है कितने अरसे से चल रहा है, ये जो हम फिर बात करते हैं रियासत पे, तो आपका केस कितने अरसे से चल रहा है? देखिए, मैं ये इधर वो हिसाब है, हम लोग नेशनल टीवी के ऊपर पर्सनल बात करें, लेकिन एक जनरल सी चीज़ है कि मेरा केस कोई केस बनता नहीं है। नहीं, एग्जाम्पल रिमशा आपका केस नहीं है। मैं आपको सही बात बताऊं, यहाँ पे अगर सर्वे करें तो आप जैसे केसेस लाखों में हैं। ये मतलब लाखों, आप लाखों की बात करते हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं
हैं कि दुनिया सारी जो है ना ये छोटे छोटे मसले मसाइल में ही तो फंसी हुई है। बेसिकली ज्यादातर मसले छोटे ही होते हैं, जो बड़ी मछलियां होती है ना वो बहुत कम नजर मिलती है हमें, और अगर वो कोई पकड़ी भी जाए तो वो आराम से छूट जाते हैं। ये हमारी रियासत की एक कमजोरी है। अब मेरे केस की आप बात करें तो मेरा केस तकरीबन साल 1.5 साल हो गया वो चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली फैसला नहीं आ सका, क्योंकि हमारे जब भी कोई फैसला आता है उसके ऊपर अपील होती है, अपील के बाद भी मजीद अपीलें चलती रहती हैं। तो एक ना एक दिन जो मुजरिम होता है, मसला जो है ना एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पे आपका जो मसला था वो स्टार्ट किधर से हुआ? देखिए आप एक जनरल से चीज़ देखें, हमेशा से कहा जाता है एक मालिक मकान और एक किराएदार में इस तरह के झगड़े नहीं होते। आप एक किराएदार को 1 महीने का नोटिस दें और आप अपना मकान जब मर्जी खाली करा सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा नोटिस से शुरू हुआ, हमने नोटिस दिया कि यार खाली करो, हमें नहीं सूट कर रहे, ना किराया दे रहे, डिफॉल्टर हैं वो लोग, तो उसके बाद वो लोग स्टे ले रहे हैं। अंदाजा लगाएं। अब ये पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट वाला स्टे ले रहे हैं। होती है, ऐसे काम नहीं होते वहाँ पे, तो चीज़ें पता होता है कि ये एक किराएदार है, ये मालिक है, और अगर मालिक ने किराएदार को या किराएदार ने मालिक को नोटिस दे दिया है तो वो इम्प्लीमेंट होता है। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ ये है कि अदालत जो है झूठा सच जो भी बोले वो उसको प्रूफ पे इस तरह नहीं मैनेज कर पा रही। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारा केस चल रहा है वो स्टे से शुरू हुआ था और अब लड़ाई झगड़े और बेल और FIR और एक जेल के अंदर जाने तक पहुंच चुका है। तो उनकी पार्टी में से एक बंदा अंदर गया, अदालत ने वैसे काफ़ी और पुलिस ने भी हमारा काफ़ी साथ दिया, साफ सी बात है। उन्होंने हम लोगों ने जितना कम से कम एक जो यानी रेट ऑफ द स्टेट है वो एक इम्प्लीमेंट हुआ कि इंसाफ के साथ काम हो रहा है। फिलहाल हमें नज़र जो आ रहा है इंसाफ के साथ सारा कुछ चल रहा है, सिर्फ फ़र्क इतना है थोड़ा डिले चल रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो हमारे इदारे हैं यानी पुलिस का जो महकमा है वो आप समझती हैं कि कंपैरेटिवली बेहतर काम कर रहा है? हाँ, हमारे केस में तो हमारे हक सच का साथ दिया, बिल्कुल दिया पुलिस ने। और स्टार्ट में जिस तरह हम लोगों ने बचपन से सुनते आए हैं कि पुलिस ख़राब है, पुलिस ऐसी होती, पुलिस ऐसी होती, लेकिन जब हमारा केस स्टार्ट हुआ ना, स्टार्ट में मेरे जहन में यही होता था कि यार थाने आए हैं पुलिस ऐसी ही होगी, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो भी है, एंकर भी है, तो इस वजह से पुलिस वाले ये बीच की बात हमें नहीं पता, अब वो उनका जहन है। लेकिन हमारा साथ दिया उन्होंने। अदालत में केस चला, केस में अदालत ने भी इंसाफ के साथ फैसले किए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है अभी भी केस चल रहा है, मज़ीद अब ट्रायल की जानिब केस बढ़ेगा। दूसरा जो यानी एक तो पुलिस हो गई, पुलिस के बाद जो अदलिया है, अदलिया में बहुत ज़्यादा डिले है। अदलिया में बहुत ज़्यादा डिले मैं नहीं समझती। अदलिया ने अपना काम एक नॉर्मल स्पीड के साथ सही किया, ठीक है। जिस तरह हम लोग सुन रहे हैं सालों साल केस चलते होते हैं। कह रही थी ना कि एक आम सिविल कोर्ट से अब हाई कोर्ट में शायद जी, अब एक आम सिविल कोर्ट से वो जब हम लोग सिर्फ किराएदारी के मामलात में थे ना, तो वो हमारा सिविल केस था, ठीक है। जब इन्होंने कब्जा करने की कोशिश से मारा पीटा, लड़ाई झगड़े की, जिसके दौरान बोन्स फ्रैक्चर हुई, वो फौजदारी केस चला गया। आप भी बिल्कुल एग्जैक्टली, जब हम बिल्कुल यही बात है, तो वो फौजदारी में चला गया। फिर अब वो जो डील करती है ना, वो हमारा सिविल कोर्ट नहीं डील करती, अब वो सेशन कोर्ट डील करेगी या हाई कोर्ट डील करेगी। अपनी पर्सनल रेट लगता है नहीं कायम की, सही मतलब है वो करना था ना। देखें एक मेरा नहीं, कानून का हाथ लेना किसी के इख्तियार में नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये एक नाजरीन ने ये एक बड़ी अच्छी बात की है रिमशा ने, कि बुनियादी तौर पे रेट ऑफ द स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि आप कानून हाथ में ले लें और ख़ुद ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। ये जो सारी हमारे माशरे में ख़राबी हैं बुनियादी तौर पे इसी वजह से हैं। लोगों ने ये जो कानून है इसको अपने हाथ में ले लिया है। वो कहते हैं हम ही इंसाफ करेंगे। आप लोगों को पता है कि लेकिन आप यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन ये नौबत आती क्यों है जब हम लोग देखते हैं कि हमारी अदलिया इंसाफ नहीं कर रही है किसी केस में। इनके ज़रूरी नहीं है कि अदलिया ने जान के आपसे नाइंसाफ़ी की हो। समटाइम्स प्रूफ जो आंखों देखा हाल होता है, अदालत ने उसके ऊपर फैसला देना है। आप अगर आपके पास प्रॉपर्ली प्रूफ नहीं, अगर हमारे पास भी प्रूफ ना होते ना, हम नहीं साबित कर सकते थे कि वो रेंट वाले हैं। लेकिन शुक्रअल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने प्रूफ्स थे और वाज़ेह प्रूफ थे कि साफ उनका जुर्म नज़र आता था। नहीं, ये इसी से आगे चलते हैं। तो बुनियादी तौर पे जैसे हमने रियासत को डिफ़ाइन किया कि रियासत किस चीज़ का नाम है, तो रेट ऑफ द जो स्टेट है वो भी बुनियादी तौर पे उसकी जो कवानीन आइन होता है उसके मुताबिक चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का नाम है। और वो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ज़ाहिर 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं यहाँ पे, और एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट में जो फ़ौज है या पुलिस है या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और हैं सारी शामिल हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रही।
पहली तो ये बात है, मैं फ़ौज को तो गवर्नमेंट में समझती ही नहीं हूँ। फ़ौज का काम अलग है और गवर्नमेंट का काम अलग है। ये आप अपनी जगह पे ठीक होंगी, वो सिर्फ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में आप बात कर रही हैं। हम एक जनरली स्टेट को जब वो करते हैं तो ऐसे नहीं होता है। इसका मतलब है कि बेसिकली जो फ़ौज है वो एक मिनिस्ट्री ऑफ दिफा होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उसी के अंडर फ़ौज होती है। वो जो मिनिस्ट्री है वो बुनियादी तौर पे वो गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री होती है और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है, वज़ीर आज़म जो है, वो बेसिकली उनका बॉस होता है। ये और बात है कि हमारे जैसे मुल्कों में एक ओवर पावरिंग किस्म का रोल हो गया है और हमारे इदारों का, और वो इदारे जो है ना हमारे जो गवर्नमेंट जिसको कहते हैं उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। ये और बात है, इसमें भी कमज़ोरियाँ हमारे बहुत कमज़ोरियाँ। अब यही तो बात है, वो जो पावरफुल हो गया, मैं उसी बेस से कह रही थी कि हमारी गवर्नमेंट कम और फौज ज़्यादा नज़र आती है। तो बहरहाल इससे आगे चलें तो हम डिफ़ाइन ये कर रहे थे कि रियासत क्या होती है और रेट ऑफ द रियासत क्या होती है। रेट ऑफ द रियासत जो है ना वो बुनियादी तौर पे ये है, रेट ऑफ द स्टेट, कि यहाँ पे 3 जो इदारे बैठे हुए हैं और चौथा ज़ाहिर है हमारा ये जो इदारा है जिसको कहते हैं मीडिया, ये भी एक 4th पिलर ऑफ द स्टेट कहलाता है। मैं ये समझता हूँ कि रिट कायम करने में ये सारे इदारे अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। वो तो है, वो डेफिनेटली, जैसे हमने पुलिस को डिस्कस किया तो इसी तरह अदालतें हैं, और उसके अलावा हमारी पार्लियामान जो है, जहाँ जहाँ कवानीन में सुकम होता है या जहाँ पे कमी बेशी होती है वो उसको देख रहे होते हैं और उसकी यानी इन अ वे वो एक राह मुतय्यन कर रहे होते हैं। इस तरीके से हमारी रियासत चलेगी और इसकी रिट ऐसे होगी। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें एट द सेम टाइम चल रही होती हैं। अब हम बुनियादी तौर पे देखना ये चाहते हैं रिमशा कि रियासतें जो है ना, कुछ बहुत मजबूत रियासतें हैं, कुछ बहुत कमज़ोर। और ये ऐसे ही है जैसे अमीर और गरीब का फ़र्क है। हम ये देखते हैं जहाँ पे रियासतें बहुत मजबूत हैं वहाँ के लोग भी अमीर हैं, वहाँ पे लोगों के जो हकूक़ हैं वो महफूज हैं, और जो कमज़ोर रियासतें हैं वहाँ पे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बुनियादी तौर पे जेओपार्डाइज हुए हैं या वो महफूज नहीं हैं। और इसी लिहाज से रियासतें मुख्तलिफ वो काम करती रहती हैं। अब अगर हम अमेरिका, यूरोप और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उसमें देखें तो रेट ऑफ द स्टेट बहुत मजबूत है। वहाँ पे ये नहीं है कि लोग एहतजाज नहीं करते, एहतजाज करते हैं, लेकिन उनके लिए चीज़ें मुकर्रर कर दी गई हैं। अब सर यही तो बात है कि हमारी हम लोग एक तो हम लोग अदालत तो फैसले देते हैं, आइन बनते हैं और डिफरेंट तरीके से हर प्रोस्पेक्टिव का कोई ना कोई एक रेट होती है, हर प्रोस्पेक्टिव होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि हम लोग एज अ पाकिस्तानी कौम, हम लोग ना अवाम के तौर पे उसके ऊपर प्रॉपर्ली अमल करते हैं, ना ही हमारी अदालतें या हमारा जो लॉ है, लॉ इन्फोर्समेंट है, वो हमसे पूरी तरीके से अमल करवा सकता है। बीच में सबका कुछ ना कुछ काम खराब है। सबका रोल तो सबका होता है। बहरहाल ये जो रियासतें मजबूत हुई हैं, हमने देखा ये है कि उन्होंने बेसिकली रेट ऑफ द स्टेट भी कायम की है, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट का दूसरा मतलब जो है ना वेलफेयर ऑफ द पीपल है। और जब तक लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, नहीं मिलेंगे, जब तक वो इजी नहीं होंगे, जब तक वो इस सिचुएशन में नहीं होंगे, तो वो जाहिर है वैसे रेट ऑफ द स्टेट कायम करने में भी बड़ा मुश्किल है। सर लेकिन आपको क्या लगता है, लोग इजी, इंसान तो फितरत ना शुक्र है, तो आपको क्या लगता है कि लोग इजीली हो सकते हैं किसी भी मामले में? नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें एज अ पाकिस्तानी कौम, नहीं हाँ, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखें तो फिर ये डिफरेंट है, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पे बैठे हैं, इस वजह से नहीं वो ठीक है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में ये है कि क्योंकि हमारी रियासतें जो है, हमारी जो रियासत है, बल्कि ये मैं नहीं समझता कि ये बहुत मजबूत रियासत है। रियासत के पास बहुत पावर होती है, ताकत होती है, वो इम्प्लीमेंट भी करती रहती है और हमने ऑफ एंड ऑन उसका मुजाहरा भी देखा है। लेकिन ये इस सेंस में कमज़ोर रियासत है कि यहाँ पे अवाम का जो कॉन्फिडेंस है अपने इंस्टीट्यूशंस पे, अपनी गवर्नमेंट पे, बिलो द लाइन एक्चुअली, वो एग्जैक्टली वो वहाँ पे प्रॉब्लम है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो शेक हुआ है। अवाम का अगर कॉन्फिडेंस ना हो अपनी गवर्नमेंट पे, वो जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसको आइन कहा जाता है, आइन पाकिस्तान जो है वो आपने पिछले दिनों में देखा कि जिस तरीके से वो मजलूम बन गया, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 के रेशो से एक फ़ैसला दिया पीटीआई के हक़ में। उसके बाद जो हमारी पार्लियामान ने उस अदालतों का हशर नशर कर दिया और उसके बाद जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, तो यहाँ से चीज़ें असल में फ़्लो डाउन होती हैं।
अगर आप इस लेवल पे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर्स को प्रॉपर इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट, तो फिर आम जो अदालतें हैं या आम लोग हैं वो क्या समझेंगे, और इसीलिए उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक हो जाता है। वो कहते हैं यहाँ पे तो इदारे नहीं है भाई। फिर यहाँ पे बड़े बड़े जैसे कुरम एजेंसी में इशू खड़ा हो गया है कि कबाइल आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि उनको यानी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे उनको पता है कि हमने अपने हकूक़ खुद लेने हैं। अब भाई खुद लेने अगर आपने अपने हाथ में वो ले लिया है, कानून ले लिया है, तो फिर इस तरीके से तो रियासत जो है ना रेट ऑफ द स्टेट कायम हो ही नहीं सकती। अगर रेट ऑफ द स्टेट कायम होगी तो फिर ऊपर से करनी पड़ेगी। तो हमारा तो वो हिसाब है, लॉ से लेके एक अवाम का सिंगल बंदा भी चाहता है कि वो बागी हो जाए। एग्जैक्टली नहीं, बागी होने में उसे देखें, यहाँ पे कच्चे के डाकू हैं, उनकी फिल्में भी आ रही हैं, उनके वीडियोस भी आती हैं, और वो रोज़ पता चलता है वहाँ पे उनका अपना एक वो है, यानी रेट ऑफ द स्टेट इस कदर कमज़ोर है कि उन्होंने सरेआम चैलेंज किया हुआ है। हर किसी को पता है, हमारी रियासत को पता है, हमारी गवर्नमेंट को पता है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट को पता है, हमारे पार्लियामान को पता है, हमारी अदालतों को पता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लूट मार कर रहे हैं, लोगों को सरेआम अगवा कर लेते हैं, और अगवा करने के बाद उनसे भत्ते लेते हैं। ये मतलब ये सिचुएशन जो है, देखिए ना, अब इसी सिचुएशन में फिर कानून हाथ में लिया जाता है। जैसा हमने आज से 2-3 शोज़ पहले जब हम लोग शो किया था, एक वाक़या आपने बताया था कि वो एक अपनी बीवी को, जिसको बच्चा होने वाला था, लेके जा रहे थे, तो रास्ते में लूट मार के दौरान उसका डेथ हो गई थी, तो उस बंदे ने वापस आके उन 4 बंदों को मार दिया था। तो लेकिन पुलिस वाले ने उसका मतलब उसके ऊपर FIR नहीं काटी, उसका साथ दिया था। बहरहाल सिचुएशन ये है कि हमारी जैसी जो रियासतें हैं ना, अब ये उस तरह, मैं जब कहता हूँ कि ये कमज़ोर है, कमज़ोर इस सेंस में नहीं है कि वो कोई अपनी रेट कायम नहीं कर सकती। कमज़ोर इस सेंस में है कि वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का और गवर्नमेंट का आपस का ताल्लुक है, वो बड़ा कमज़ोर है। किसी को यकीन नहीं है कि ये कैसे होगा कि ये हमारी गवर्नमेंट हमारी वेलफेयर के लिए काम कर रही है। अब ऐसे ही इसको लेके चलें तो सर ये यकीन तो गवर्नमेंट को अब खुद कराना पड़ेगा ना, खुद काम करके। हाँ, वो गवर्नमेंट जो है वो खुद, आपको पता है उनके जो आपने पहले बात की, जहाँ पे तो कुछ इदारे जो है ना वो गवर्नमेंट से भी ऊपर चले गए, तो गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए उनकी वो कहते हैं कि जी ये पता चला इधर से मैं भी गायब हो जाऊँ, जो है ना वो नहीं। सर आप चाह रहे मैं इधर से गायब हो जाऊँ? नहीं, कोई गायब नहीं होती, अल्लाह खैर करे। हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे। जो सच्ची बात ये है कि देखिए सर, ये अगर देखा जाए ना, यहाँ पे ये जो बात अभी हमने किया, तो ये भी हमारा डर है, ये हमारी शेकिंग है कि हमें अपने गवर्नमेंट पे बिल्कुल है, आप सही कह रही हैं। तो मकसद ये है कि अब रियासत की जो रिट है उसको कायम करना चाहिए गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, उसको कायम करना है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए। सर गुर्बत को ख़त्म करने से पहले ज़रूरी है इन लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ उसके साथ अगर मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में जस्ट एक चीज, सिर्फ लॉ ठीक हो जाए ना, ऑटोमेटिकली पूरा स्टेट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, अदालतें ठीक हो जाए। मतलब हक के साथ हक का है, अगर किसी की सजा है उसको सजा मिले, है किसी ने जुर्म किया तो उसको सजा मिले, किसी के साथ नाइंसाफी है तो इसको इंसाफ मिले। जब लोगों के दिलों में डर होगा कि हमारी लॉ, हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर ये नजर है, तो तब ऑटोमेटिकली लोग जुराइम से बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे तो सिचुएशन ये है कि हमने देखा हमारी चूँकि इदारे उस तरह यानी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, जिससे रेट ऑफ द स्टेट भी कमज़ोर होती है। अब सबसे पहले तो हम चलते हैं कि पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव को देखें तो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक रहती है, और ये एक सिक्योरिटी स्टेट बन गई है। वो जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एट स्टेक किस तरह है कि यहाँ पे रोज़ हम देखते हैं कि सरहद पार से कोई दहशतगर्द आते हैं और वो यहाँ पे हमले करते हैं, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को मारते हैं, और यहाँ दहशतगर्दी यानी यहाँ जो यानी दूसरी अफगान वार थी उसके बाद जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, जिस तरह खुदकुश बम्बार पैदा हुए हैं, ये बुनियादी तौर पे ये रेट ऑफ द स्टेट जो है। सर अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट से, मैं अपनी बचपन से सुनती आई हूँ कि जी दहशतगर्दी है, बॉर्डर पार से हमले हो गए, या किसी बॉर्डर पार वालों पे हमले हुए तो वो पाकिस्तान से हमले हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता ना पाकिस्तान किसी पे हमला करता है, ना कोई बॉर्डर पार से पाकिस्तान पे हमला करता है। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि अपने ही लोग बस नाम मैनिपुलेट कर देते हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पे आपका अपना ख्याल है, मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें हैं। एक तो
जाहिर है 80-20 का रूल है, 80% अपने ही है। वो जो है ना, यहाँ पे जो लोग हैं, जो हमने पहले बात की कि उनका कॉन्फिडेंस या एतमाद अपनी गवर्नमेंट पे नहीं होगा, तो वो भी अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे हमने कच्चे के डाकू की बात की, इसी तरह कहा जाता है कि पक्के के डाकू भी है। बहरहाल कच्चे के डाकू की तरह इधर जो दहशतगर्द है वो कहते हैं ठीक है, जब रियासत कमज़ोर है तो हम अपना काम करेंगे, हम अपने मतलब, और यहाँ पे इसी वजह से वो दहशतगर्द कहलाते हैं, इसी वजह से वो दहशतगर्द कहलाते हैं। यही इसीलिए वो दहशतगर्दी जो है ना, ये आपने सही कहा, क्योंकि जब तक आपके अपने लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बाहर से भी कोई दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि हमारे 80-85 हज़ार लोग जो है ना, वो उनकी डेथ हो गई और वो मतलब मारे गए, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अब यही तो बात है, अब ये तो बाहर और ये डाकुओं का मामला है। अब देखें ना, अब जब ये प्रोटेस्ट हुआ है पिछले दिनों पे या पीछे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, हर प्रोटेस्ट में आवाम मरती है, पुलिस भी मरती है। तो यही है ना। अच्छा, ये एक और सूरत हाल है। वो तो हम वो बात कर रहे थे, प्योर दहशतगर्दी की बात कर रहे थे। मैं ये जनरल बात कर रही हूँ कि यहाँ पे अपने ही अपनों को मार है ना। अब यहाँ पे कौन सा बॉर्डर पार से कोई आया है? ये बात ठीक है आपकी, ये बात ठीक है। यहाँ अपने लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम अब आते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट का क्या, यानी दहशतगर्द तो ज़ाहिर है उस पर कहीं ना कहीं ऑपरेशंस होते रहते हैं, वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी होते हैं, सरेआम भी होते हैं, मुख्तलिफ हमारे वो चलते रहे हैं। यहाँ पे इदारे बने हुए हैं बाकायदा, उनकी यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है, और हमारी स्पेशल कमेटीज़ बनी हुई हैं, और वो एक्शंस कहीं ना कहीं होता रहता है। अब देखते हैं कि जो आईन पाकिस्तान ने जो बुनियादी हकूक़ हैं लोगों को दिए हुए हैं, उनको इंश्योर करने के लिए ज़ाहिर अदालतें हैं, और अदालतों का हुक्म भी कोई नहीं मान रहा। तो हम ये कह रहे थे कि बुनियादी तौर पे उनका एक कहते हैं ना, हर शेर पे सवा शेर है, वही हिसाब है जो है ना, वो भी शामिल है, राइट टू गैदर शामिल है। वो पार्टियां बना सकते हैं, और हमारे यहाँ पार्टियां हैं, और उसके बाद जो है ना वो इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने डिमांड्स आगे कर सकते हैं। उसको अगर देखें, अब ये जो मौजूदा पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी एग्रीव्ड पार्टी हो चुकी है। यहाँ पे वैसे बाय द वे हर पार्टी किसी ना किसी दौर में एग्रीव्ड ज़रूर रही है, क्योंकि वही जो हम पहले से बातें कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई ज़ेर अताब होता है। पीपल्स पार्टी भी एक दौर में रही, उनके लीडर मारे गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, और वो उनकी वो हो गई, शहादतें हो गई। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसमें भी हमने नवाज़ शरीफ साहब का भी बड़ा वो देखा, और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, उन्होंने भी बड़ा भुगता। यहाँ पे गलत सलत केसेस बनाए गए। अब इस बार जो है वो एक बहुत पॉपुलर लीडर जो है ना, नेम इज़ इमरान खान, इंटरनेशनल लीडर एक्चुअली जी, वो बात ये है कि वो ज़ेर अताब है, और हम सबको पता है, बाय द वे 25 करोड़ आवाम को पता है कि इसको जो है ना इसके साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते, इसलिए कि वो एक ऐसे शिकंजे में है जहाँ से निकालने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार अपनाना था, और तरीक़ेकार जो है वहाँ पे बहुत अच्छे से रेट्स इस्तेमाल हो रही हैं आगे वहाँ पे नहीं होगी बहरहाल वो तरीक़ेकार आईन ने ये दिया कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा वो हर दूसरे तीसरे महीने या दूसरे महीने जो है ना वो कर रहे होते हैं। प्रोटेस्ट देखिए, मेरा ये मानना है प्रोटेस्ट करने का भी एक तरीका होता है। यहाँ पे आवाम की गलती है, और 100% गलती है। ये आप स्टेट के मतलब चीज़ों को नुकसान दे रहे हैं, इकॉनमी को नुकसान दे रहे हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट की ये गलती है कि गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रही है तो पूरा अमन प्रोटेस्ट करने दे, लेकिन मसला यहाँ पे कि हम पूरा अमन प्रोटेस्ट करते ही नहीं है। नहीं, हम ये देख रहे थे कि बेसिकली ये जेनेसिस किधर से आता है कि आईन ने हकूक़ दिए हुए हैं, एक पार्टी एग्रीव्ड है, हम सबको पता है 8 फरवरी को जो इलेक्शंस हुए उसमें जिस तरीके से, जिस लेवल पे फ्रॉड हुआ, जिस तरीके से कहा गया कि ये फॉर्म 47 पे जो है ना आप बन गए हैं। कहा यह जाता है कि इस वक्त जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, या इवन हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, ये सारे शायद हारे हुए थे। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हकीकत बात ये है कि आम तासुर यही है। लेकिन ये हकीकत है कि यहाँ पे एक यानी चिट्ठी पे लिख दिया गया, फॉर्म का मतलब एक चिट्ठी पे लिख दिया कि ये जीता हसन बेग है, और रिमशा को लिख दिया आप जीत गए हैं, या रिमशा जीती है और हसन बेग को लिख दिया कि आप जीत गए हैं। तो ये काम हुआ है,
सरेआम हुआ है। और उसके बाद जो है ये बिल्कुल किसी कोई शक नहीं होना चाहिए। वहाँ से एक यानी वो जेनेसिस हुआ, वो प्रॉब्लम हुआ जहाँ से आज जो है ना वो पीटीआई प्रोटेस्ट करती है। पीटीआई कहती है, तो फिर हर इलेक्शन में ये काम होते आए हैं, बचपन हम शुरू से देख रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये किसी ना किसी लेवल पे हर इलेक्शन में ये रहा है, हर ऑपोजिट पार्टी ने इसके खिलाफ बात उठाई है। पता है रिमशा के इस बार जो हदें हैं वो कहते हैं सारी क्रॉस। हाँ, इस दफा कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे था, सारा कुछ लेवल पे हुआ। और उसके बाद उसका लीडर जो है, पॉपुलर लीडर जो है, वो जेल में बैठा हुआ है। उसमें यहाँ पे प्रॉपर्ली गलती है, प्रॉपर्ली गलती है, अदालत के, इंसाफ की, गवर्नमेंट की, सबकी गलती है। नहीं, यही हम कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे वो लार्जर देन द स्टेट जो है ना, कुछ चीजें हैं जो चल रही होती हैं, तो यही इसी बात पे लोगों का प्रोटेस्ट है। अब पीटीआई प्रोटेस्ट करने जाती है, वो कहती है, यही तो बात है। अब देखें इमरान खान के ऊपर जितने भी केसेस है वो ऑलमोस्ट ऐसे केसेस है जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, बेस ही नहीं है पीछे। अगर नवाज शरीफ के ऊपर केस हुए थे तो केसेस तो ऐसे ही हैं। नवाज शरीफ के ऊपर केस हुए थे तो प्रॉपर्ली एक बुनियाद थी कि इतने अमाउंट के केस थे। अब कभी तोशाखाना केस, घड़ी का केस, उसका केस, ये लाइक सीरियसली ये आपके लेवल है गवर्नमेंट का कि आप एक इंटरनेशनल लीडर को इस लेवल के केसेस में फंसा रहे हैं। नहीं, यही हम बात कर रहे हैं कि वहां से ही प्रोटेस्ट जो है, वो जो आईन पाकिस्तान उसको हक देता है, वो प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं। उधर जो है ना सेक्शन 144 लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि इधर जो है ना आप जलसा नहीं कर सकते, आप इधर गैदर नहीं हो सकते। लिहाजा वो फिर रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं हम आ रहे हैं। अब तो यहाँ पे ये अवाम की गलती है ना, जब आपको एहसास वो असास अदारे हैं ना, असास जगह, वहां पे क्यों जा रहे हैं? ना जाए ना। फिर यही होता है ना कि जब एक रियासत जो है ना किसी को राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू गैदर, राइट टू प्रोटेस्ट ना दे रही हो, तो फिर एक हुकूमत है बाकायदा उनकी, एक यानी 4 यूनिटों में से एक यूनिट है, प्रोविंस है, सूबा है केपी के, वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है वो सारे लाहो लश्कर के साथ बाकायदा आता है। वो कहता है मैं तो आ रहा हूँ, मैंने तो डी चौक पहुँचना, मेरे लीडर का। अब बात यह है कि वहाँ से अब एक साइड वो है जहां पे रियासत जो है ना, जिसको स्केसियस होना चाहिए, जिसको बहुत ज्यादा यानी चीजों को जो है ना आइन के तहत करना चाहिए, वो इजाजत नहीं देते, वो उसको चैलेंज करते हैं, जैसे दहशतगर्द चैलेंज कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि वहां से आते हुए वो सारी चीजें ले आते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, अब आपका सूबा जहां खत्म होगा, अटक के पुल से आप आगे नहीं आ सकते, कटी पहाड़ी पे नहीं आ सकते, और चुंगी नंबर 26 पे नहीं आ सकते, डी चौक पे नहीं आ। ओ भाई, ये एक ही मुल्क है भाई, ये कोई अटक का पुल अलहदा नहीं है, 26 नंबर चुरंगी अलहदा नहीं है, डी चौक अलहदा नहीं है। तो खुदा के लिए रियासत का चाहिए ये कि अगर इन्होंने प्रॉपर तरीके से आवाम को इकामोडेट करना है, प्रोटेस्ट को कह दें कि जी ये एक परेड ग्राउंड पड़ा हुआ है, ये पेशावर मोड़ है, या ये है संगजानी है, या ये डी जहाँ पे भी कहते हैं वो एक मुकर्रर कर दे, हाइड पार्क की तरह। यूके में आपको पता है कि इंग्लिस्तान में एक पार्क है जिसको हाइड पार्क कहते हैं। हाइड पार्क इज फ्री फॉर ऑल, जो भी प्रोटेस्ट करना चाहता है वहीं पे आता है। कोई पार्टी है, लोग हैं, गिरोह है, ग्रुप है, तो वहां पे आके प्रोटेस्ट तो क्या वहां पे कानून के तौर पे जैसे सुप्रीम कोर्ट वगैरह और डिफरेंट इस तरह के इदारे क्या वहां पे मौजूद है? बिल्कुल सारे मौजूद हैं, और वो सारे इंसाफ भी दे रहे हैं। हाइड नहीं, हाइड पार्क के इर्द गिर्द के इलाकों में मौजूद हैं क्या? नहीं, वहां पे तो एक यानी रेट ऑफ द स्टेट है ना, वो लोगों को कहते हैं आप इधर आके प्रोटेस्ट करें। हमारे यहाँ भी अगर यहाँ पे हाइड पार्क्स की तरह कोई भी हाइड क्रिएट कर दी जाए, क्या आवाम वहां पे जाएगी? सिर्फ जाएगी, बिल्कुल जाएगी। नहीं जाएगी। नहीं, देखें अभी हम लोगों का पाकिस्तानी कानून है, कोई हमें सीधा कहेगा तो हमने उल्टा जाना है, उल्टा कहेगा तो हमने सीधा जाना है। F9 पार्क मुकर्रर कर दे, कोई जगह मुकर्रर कर दे ना, तो कम से कम रेट ऑफ द स्टेट भी रहेगी, लोग अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे, और उनकी जरूर आपकी बात बिल्कुल लोगों तक जाएगी। वो अपना एक आईनी हक जो है ना, बिल्कुल दुरुस्त है, नो डाउट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारी आवाम का भी तो मसला है ना। हम लोग थोड़े से जाहिल कौम है, साफ सी बात है। नहीं, वो ठीक है, 60% बेयर मिनिमम हमने इस पे प्रोग्राम किए हुए हैं कि exactly. रेट कितना है। अब ये तो बात है, इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप एमफिल और पीएचडी जरूर करें, क्योंकि कुछ तो कमी पूरी होगी। देखिए नहीं जी, मैं अभी भी स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड लाइन में आती हूँ। मास्टर्स तो है ना, आप मास्टर्स हूँ, मास्टर्स है, तो उसके बाद जो है ना वो भी
हो सकता है, लेकिन मैं तो एक लाइट मूड में बात कर रहा था। सर मैं अभी बैक टू शो हम आते हैं तो देखते हैं ये अब जनरल सिटीजन प्रोटेस्ट के हवाले से मैं अक्सर ये मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है कि जब आप प्रोटेस्ट करने निकलते हैं या तो इंसाफ के साथ तोड़ फोड़ किए बगैर अपनी स्टेट को किसी भी किस्म का नुकसान दिए बगैर प्रोटेस्ट करें। बिल्कुल सही। सेकेंडली ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको लगता है कि अदालत की तरफ से इंसाफ नहीं मिलना, गवर्नमेंट की तरफ से इंसाफ नहीं मिलना, तो क्यों आप लोग पागल हैं जो रोडों पे निकलते हैं? हम अगर देखें ना इमरान खान के लिए सारे प्रोटेस्ट करने आए कि इमरान खान को बाहर निकालो, इसमें से कौन वो बंदा था जो अपने लिए बाहर निकला हो कि यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो मुझे ये लीडर नहीं चाहिए, ये लीडर चाहिए, ये इंसाफ करेगा। जब इमरान खान लीडरशिप में आया था, गवर्नमेंट में आया था, सबसे पहले इमरान खान ने मुल्क के लिए काम करने से बेहतर समझा कि मैं पकड़ा पकड़ी का एक खेल चालू करूं जिसमें नवाज शरीफ को पकड़ा, उसको पकड़ा। रिएक्शन क्या हुआ? नवाज शरीफ वगैरह एक बेशक वो पॉपुलर लीडर था लेकिन वो बहुत अरसे से गवर्नमेंट में थे, उन्होंने उठा के इमरान खान को अंदर किया, वो चाह के भी बाहर नहीं आ रहा। नहीं वो ठीक है, आपकी जो तनकीद है वो भी बड़ी पॉजिटिव है कि बुनियादी तौर पे जब खान साहब खुद आए थे तो वो क्या कर रहे थे, लेकिन हम असल में डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो आप कह रही है ना कि लोग जो है ना अपने हकूक़ के लिए, देखिए लोगों का हक मारा गया है क्योंकि उन्होंने किसी को वोट दिया था। देखिए ये इट्स ए वर्ल्ड ओवर एक प्रैक्टिस है, जो डेमोक्रेसीज़ हैं और जमहूरियतें हैं उसमें ज़ाहिर तरीक़ेकार यही है। मैंने आज एक बंदा जिसको मैं चाहता हूँ, मैं फ़र्ज़ किया रिमशा को चाहता हूँ, रिमशा मैंने बनना या MPA बन रही थी या काउंसलर बन रही थी, मैंने उसको वोट दिया है। अब हुआ ये है कि रिमशा जो जीत गई थी बड़े मार्जिन से जीती हुई थी, मैंने उसके साथ अटैच्ड हूँ और मैंने उसको वोट दिया है। आज जो है ना उसकी बजाय किसी सादिया को जो है ना इन्होंने जो है ना चिट पे लिख दिया ये जीत गई है, जिसके पास यानी आधे से भी कम वोट थे यहाँ पे। ठीक है, नो डाउट ये नाइंसाफी है। ग्रीन पार्टी तो मैं हो गया ना, मेरी एक यानी मैंने एक वोट दिया था, मैंने राइट टू वोट भी तो मेरा बुनियादी हकूक में से है। नहीं तो आप क्या मेरे लिए लड़ने बाहर निकलेंगे? नहीं, लोग देंगे। लीडर्स के लिए लोग मरते हैं, वर्ल्ड ओवर है, अभी भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं इमरान यही बात है, हम लोग मोहब्बत करते हैं, हम लोग हक के लिए नहीं आते, हम लोग मोहब्बत के लिए आते हैं। नहीं वो जाहिर है अल्टीमेटली तो हमारे जहन में भी यही होता है ना। देखिए आम बंदा ये कहता है कि मुझे आइन को इधर फेंक दो उधर फेंक दो, ये क्या देता है, लेकिन हकीकत बात ये है कि ये बात बहुत जाहिलाना बात होती है। उसकी वजह यह है कि आइन ही तो चीज़ों को यानी वो कर रहा है, बाउंड्रीज को जो है ना डिफाइन कर रहा होता है। ऐसे रियासत चलेगी तो रियासत ऐसे चलेगी डिफाइन हो जाता है, लेकिन रियासत उस पर चलती ही तो नहीं है। ये सबसे बड़ा मसला यही है। रेट ऑफ द स्टेट हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि रेट ऑफ द स्टेट कायम नहीं होती, इसलिए कि रियासत खुद काम नहीं करती उस पर। देखिए अब प्रोटेस्ट हुआ, अब वो जिस तरह अमीन गंडापुर साहब चले गए, भाग गए और लोग उनके पीछे आए थे, बुशरा बीबी भी उनके साथ भाग गई। अब देखिए अब क्या हुआ, पीछे आवाम मरी ना। बेशक आपको स्टेटमेंट नहीं आई कि कितने लोग मरे, मैं इधर कहूंगी भी नहीं कि इतनी पड़े, लेकिन सबको पता है कितने लोग मरे, कौन मरा, कैसे मरा। वो हम अगली डिस्कशन उसी पे आ रहे थे। तो अब राइट टू प्रोटेस्ट जब लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक साइड पे रियासत उनको इजाज़त नहीं दे रही, दूसरी साइड पे रियासत आपस में लड़ी हुई है। जब एक प्रोविंस जो है, एक सूबा जो है वो चढ़ाई करता है तो इसका मतलब आपस में लड़ पड़े हैं। जब आपस में लड़ पड़े हैं तो फिर अब रियासत कहती है हम रेट ऑफ द स्टेट कायम करेंगे। तो क्या ये तरीक़ेकार था कि नंबर वन क्या मुज़ाकरात नहीं हो सकते थे? क्या ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो गए थे? जब सारे बैरिस्टर गौहर और सारे लोग बार बार जो है ना जेल जाके, अडियाला जेल जाके खान साहब से बात कर रहे थे और खान साहब कह रहे थे संगजानी पे बैठ जाएं, तो अल्टीमेटली रास्ता निकल आना था। लेकिन यहाँ पे लाल मस्जिद का केस हो या ये केस हो, तो होता क्या है कि नॉर्मली रियासत जो है ना वो ज्यादती पे उतर आती है और वो रेट ऑफ द स्टेट कहते हैं हम कायम कर रहे हैं। भाई रेट ऑफ द स्टेट कायम करें, किसने रोका है आपको? लेकिन खुदा के लिए कम से कम लोगों का ख्याल तो करें, उनके साथ बैठे, उनको बताएं कि यार आपका जो मसला है उसको बैठ के सॉल्व करते हैं। कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते, यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब बुला लेते, मुझे बताएं कौन कर रहा था ये सारे मुज़ाकरात, कौन कर रहा था? यही तो बात है सर। देखिए अवाम जिसके पीछे निकली, ठीक है, वो बंदा तो जेल में था, ठीक है, उसको जो लीडरशिप दे रहे थे अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी, वो भी ऑन दैट स्पॉट जब उन्होंने हालात ख़राब दिए वो भाग गए। बाद में न्यूज़ आ रही है कि जी वो अगवा हो गए, उनको लेके चले गए, उनको लेके सब फेक है। मैं नहीं मानती इस चीज़ को। हम अवाम निकली, अवाम मरी, नुकसान किसका हुआ? अवाम का हुआ। क्या इमरान खान बाहर आया? नहीं आया। क्या गंडापुर को गोली लगी? नहीं लगी। बुशरा बीबी को लगी?
नहीं लगी। मरा कौन? या तो पुलिस जिसका कोई किरदार ही नहीं है बीच में, जस्ट एक ये है कि उसे गवर्नमेंट ने एक मिशन दिया और उन्होंने वो पूरा करना, बेसिकली उनकी पर्सनली कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। या तो फिर अवाम। ये बात सही है आपकी जो वो है अवाम जो है ना, वही असल में मैं समझता हूँ कभी मैंने नहीं देखा आज तक कुर्बानियां देते हैं गरीब का बच्चा जो है। एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा आज तक के जब इस तरह धरनों में, इस तरह प्रोटेस्ट में जब अवाम के साथ पॉलिटिकल लीडर्स बाहर आते हैं तो किसी पॉलिटिकल लीडर को कोई भी नुकसान हुआ हो। नहीं, मुझे लग रहा है कि रिमशा जो है ना, आज आप भी बड़ी तेज़ हुई हैं, आप भी कोई जो है ना स्टेट के मामले में, लेकिन अपनी चाय शाय पिए, आप थोड़ा सी ठंडी हो, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट जो है ना, अब आपने तो कायम नहीं करनी, हम लोग कायम नहीं कर सकते, हम अमल जरूर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए रियासत क्या है, रेट ऑफ द स्टेट क्या है, और रेट ऑफ द स्टेट को कैसे एक्सरसाइज होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने ये वाला केस डिस्कस किया प्रोटेस्ट वाला, तो ये बहरहाल रियासत ने कोई अच्छे तरीके से नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। स्टेट जरूर कायम हुई और रियासत को हर बंदा मानता है, रियासत के खिलाफ तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन खुदा के लिए अपने अवाम पे जो है ना इस तरीके से अगर बर्बरियत करेगी रियासत, तो जाहिर है उसका तो फिर सर वो कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, न्यूटन का कानून है जी, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, तो वो आपको भी याद है, आप हालांकि पढ़ा हुआ कुछ और है, लेकिन साइंसी बातें शुरू हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। किसी टाइम पे मैंने साइंस भी पढ़ी थी। बहरहाल रेट ऑफ द स्टेट जो है ना, ये रिमशा आपने सच्ची बात ये है कि बड़ी अच्छी बात की है, वो साइंटिफिक बात है, लेकिन हकीकत बात यही है कि जब रेट ऑफ द स्टेट कायम करते हुए आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग तो आप किसी चीज़ को धकेल देते हैं, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, इस एक्शन के बाद जो रिएक्शन है वो भी बराबर का होता है, बात उससे वही चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। एग्जैक्टली ना, बात वही आती है ना, हम लोग डरते हैं। देखें, अगर रूलिंग पार्टी अभी फिलहाल भी वो अपने ऑपोजिशन से डर रही है, तभी वो बाहर नहीं आ रही, ठीक है। अगर तो इंसाफ के साथ चलने दे, क्या होगा, 5 साल के लिए वो उतर जाएगी जस्ट। बिल्कुल, अगर वो बंदा जो अंदर बैठा है वो बंदा मुल्क के लिए नहीं कर सकता, क्या अवाम पागल है उसे दोबारा वोट देगी? नहीं देगी। 5 साल चलने देते, खान साहब को पता लग जाता है। अब इसी तरह तो अभी 3 साल में ही अपने इलेक्शन हारने शुरू हो गए जो बाई इलेक्शन से, तो बात ये है कि ये चलने देते ना। एग्जैक्टली, अभी भी जिस रूलिंग पार्टी बैठी हुई है, तौर पे मेन इशू तो ये है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो 5 साल से पहले आके हुकूमतों को डिस्टर्ब करती हैं? ये कौन सी ताकतें हैं जो बुनियादी तौर पे रेट ऑफ द स्टेट कायम करते करते जो है ना हुकूमतों को फारिग कर देती है? तो हमारी कोई हुकूमत 5 साल नहीं चली, सिर्फ एक हमारे जरदारी साहब एज अ सदर प्रेसिडेंट 5 साल निकाल गए। वो जरदारी साहब का कमाल है जी, वो बेसिकली वो पीछे जिस बैकग्राउंड से आए थे ना, उसका कमाल है। नहीं, वो बंदा बड़ा शार्प है, वो सियासी तौर पे देखा जाए, देखे 11 साल वो जेल में पड़ा रहा, आपको पता है, वो भी ऐसे नहीं, मतलब हम और आप, सच्ची बात ये है कि 11 साल का बच्चा जो है ना क्लास 6 में पढ़ रहा होता है, तो बात यह है कि इसका मतलब यह है कि वो 11 साल जो है जेल में पड़ा रहा, तो उसने बहुत कुछ लर्न किया होगा। उसने एक दफ़ा ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी जरदारी साहब ने, उसने कहा कि किसी ने पूछा सहाफ़ी ने कि जी खान साहब जो है वो कंप्रोमाइजिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको लगता है आप तो जेल में बैठे हुए हैं? तो कहने लगा कि जेल एक यूनिवर्सिटी का नाम है, 1-2 साल गुजारेंगे तो फिर उनको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, फिर वो बिल्कुल मेरे पेरेंट्स भी अक्सर कहते थे, जो चीज़ें तुम्हें किताबें नहीं सिखाएंगी वो तुम्हें असल ज़िंदगी सिखा देगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। और दूसरा ये है कि इसके साथ साथ हम देख ये रहे थे कि रेट ऑफ द जो स्टेट है वो सिर्फ डंडा चलाना होता है। मेरा ये ख्याल है कि आजकल हमारे मामले में, जैसे दहशतगर्दी की मैंने मिसाल दी, उसके अलावा गुर्बत जो है ना जहाँ बहुत ज़्यादा है, आपको पता है कोई अराउंड 40% लोग जो है ना बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो रेट ऑफ द स्टेट का मकसद जो है ना, ये फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाना भी होना चाहिए। रेट ऑफ द स्टेट का मतलब ये भी होना चाहिए कि गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, लोगों को सहूलियात कैसे देनी है, लोगों को उस लेवल पे लेके आए जहाँ पे वो भूखे ना मर रहे हों, वो उस लेवल पे ले आए जहाँ पे वो चोरियाँ ना कर रहे हों, उस
लेवल पे लेके आए जहां वो डाके ना मार रहे हो सर। इसके लिए उस तरफ लेके जाए सर। ऑब्वियसली इसके लिए हमें अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, जिसके पीछे हम लोग अपनी इकोनॉमी को बर्बाद ही करते रहते हैं। अब देखें ना, प्रोटेस्ट वगैरह किए, जो भी हुआ जैसा भी हुआ, लेकिन इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ। एग्जैक्टली डेली बेसिस पे नुकसान हो रहा था। आपको पता है एक और नुकसान आजकल हो रहा है, वो हमारी इस्तदा है गवर्नमेंट से, उस पर ज़रूर वो करें। आजकल चैनल्स तो बार बार कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, हमारे जैसे साफ़ी हजरात भी कह रहे हैं, वो ये है कि इंटरनेट जो है ना वो किसी सिक्योरिटी के नाम पे, फायरवॉल के नाम पे बहुत स्लो हो गया है। नहीं सर, उसे समुद्र में शार्क खाती है। वो ठीक है, हमारे केबल्स का टेस्ट बहुत पसंद है। पड़ेगा शार्क कहाँ पे है। सर केबल का टेस्ट बहुत पसंद है उसे। मकसद ये है कि जो हमारे बच्चे जो मतलब यूथ बल जो है ना बहुत बड़ी है, और यहाँ पे वो बच्चे जो है वो आपकी तरह के बच्चे जो है ना वो ई कॉमर्स में जुड़ गए हैं, यानी वो इंटरनेट पे सर्विस। सर बेसिकली ना अब की जो यूथ है ना उसको गलत और सही का पता है, उसको इंसाफ करना नजर आता है, उसको ये भी पता है कि हमने अब गवर्नमेंट अगर कुछ नहीं करी ना तो हमने अपने लिए कुछ करना है। यही मैं कह रहा था कि रेट ऑफ द स्टेट का मतलब तो ये होना चाहिए कि यार उनको सहूलियात प्रोवाइड करें, ताकि वो इकानमी जो आपने बात की कि गुर्बत को कैसे ख़त्म करना है, गुर्बत को ख़त्म करना है, मईशत को ठीक करना है। मईशत को ठीक करना है तो फिर आपने जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, उसमें एक जो सर हम अगर यहाँ बैठ के कोई बात करते हैं ना कि गुर्बत को कैसे करना, जो गवर्नमेंट में बैठे हैं ना उनको हमसे 10 गुना ज़्यादा बेहतर पता है कि गुर्बत को कैसे ख़त्म करना, लेकिन उन्होंने करना नहीं है। नहीं, यही तो मसला है हमारे प्रोग्राम का मतलब ही यही है कि यार इनको एहसास दिलवाएं कि आपका रेट ऑफ द स्टेट का मतलब सिर्फ मार कुटाई नहीं होता, इसका मतलब जो है ना गुर्बत ख़त्म करना भी होता है, इसका मतलब इंटरनेट को ठीक करना है, आपने लोगों को सहूलियात देनी है। छोटे छोटे बच्चे जो ई कॉमर्स में जुड़े हुए हैं उनकी जो यानी 3 बिलियन कहते हैं कि डेली की जो है ना वो ऑलमोस्ट हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। अब 3 अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स जो है ना वो मुतासर हुई हैं। अब रेट ऑफ द स्टेट तो वहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए जहाँ पे लोगों के कारोबार ख़राब हो रहे हैं और बच्चे जो है ना मायूस होकर बाहर जा रहे हैं, तो रेट ऑफ द स्टेट सर हमारे अब देखें ना हमारे वो हिसाब है 80% एजुकेटेड पर्सनस पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है कि बहुत बड़े पिछले साल में वो कहते हैं 13 लाख लोग जो है ना यहाँ से बाहर चले गए, और जाहिर है उनका ये और बात है कि वो सर जब देखें ना इस तरह के स्ट्रॉन्ग पीपल्स जो पाकिस्तान को ज़रूरत है वो बाहर के मुल्क के लिए सर्विंग्स करेंगे तो वो ये वहीं पे बात आ जाएगी, अमीर अमीर से अमीरतर और गरीब गरीब से गरीबतर होता जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बाहर जा रहे हैं, तो मैं कह रहा था कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम किधर से दें? यही बात है। अब वो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को फ़ायदा ये हो जाता है कि अब रिमशा बाहर चली गई, अमेरिका में जाके काम कर रही है, तो जाहिर है उसके वालिदैन इधर बैठे हुए हैं, उसके भाई बहन बैठे हुए हैं, तो वो उनको पैसे भेजती है, तो वो हमारे रिमिटेंसेस बड़े आजकल आपको पता है बड़े हुए हैं, क्योंकि थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आ रहे हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट कायम हो गई है। क्योंकि हमने बहुत सारी स्मगलिंग होती थी, बहुत सारी हुंडी होती थी, हुंडी का कारोबार ख़त्म हो गया, और जो इनडायरेक्ट चीज़ें आती थी तो अब सारी थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल आ रही हैं। सर अब देखा जाए ना वही हमारा भी वही हिसाब है, कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, ये नहीं हम कहते कि नहीं हुई हैं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन हम इंक्लूडिंग अस हम ऐसे लोग हैं मक्खी की तरह है कि हर पूरे जिस्म को छोड़ के ना सिर्फ ज़ख्म पे बैठेंगे। नहीं, ये बात आपने कोई गहरी बात कर दी। बात ये है कि नहीं सही है, आप सही कह रही हैं। हम ये कह रहे थे कि भाई आपने रेट ऑफ द स्टेट अगर कायम करनी है तो गुर्बत मुकाओ, मुहिम चलाओ, मईशत को संभाला दो, कर्जों से जान छुड़ाओ, ये रेट ऑफ द स्टेट। वही बात है कि ना मुहिम चलाओगे तो वो कहेंगे साथ जॉब्स भी दो, खुद दो। जाहिर है जॉब्स तो फिर जो है ना वो करनी है हमने। तो इसी लिहाज से ये रेट ऑफ द स्टेट को कायम करने के लिए मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और रियासत पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि हमने अल्टीमेटली करना क्या है, आगे टॉम एंड जेरी के खेल से हट के मुल्क के लिए सोचना है। लोगों को मार कुटाई नहीं करनी है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है, इस तरह रेट ऑफ द स्टेट कायम होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं अल्लाह करे कुछ हो भी जाए। अब वो हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है ना आपको पता है वो कह गए कि टाइम आपका खत्म है, वो कह रहे लड़ना बंद करो, अवाम को भी खामोश करो। लेकिन आज आप बहुत जोश में थी, ये बड़ा मजा आया। चले नाज़रीन, आज हम बुनियादी तौर पे डिस्कस कर रहे थे, रिमशा बड़ी जोश में थी और बड़े उस ताकत से जो है ना वो चीज़ों को, मुझे लगा कि रेट ऑफ द स्टेट कायम करते करते इन्होंने कोई अपनी रेट भी कायम कर दी है। दैट्स गुड इन अ वे के बंदे को जो है ना कभी कभार जो है ना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस भी करना चाहिए, उनको आगे लेके जाना
जाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इफेक्टेड जो है ना वो रिमशा इसलिए है कि उसका एक केस चल रहा है पिछले 1.5 साल से, और रियासत को उसने कहा है कि रियासत के इदारे काम कर रहे हैं। तो बहरहाल हम ये कह रहे थे इन ए नटशेल कि रियासत जो है ना माँ के जैसी होनी चाहिए। रियासत का काम ये है कि रेट ऑफ द बिल्कुल स्टेट कायम करें, और इदारे जो है ना हर इदारा अपना अपना काम करे, लेकिन सिर्फ मार कुटाई की हद तक नहीं। लोगों के हकूक़ पामाल करने में ख़र्च नहीं करने चाहिए, बल्कि लोगों को हकूक़ देने चाहिए। लोगों की जो गुर्बत है वो ख़त्म होनी चाहिए, दहशत गर्दी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट के मसले मसाइल ख़त्म होने चाहिए। और रेट ऑफ द स्टेट कायम करने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो ऐसे इक़दाम करे जिससे हम कर्ज़ों से जान छुड़ाएँ, IMF से जान छुड़ाएं और पाकिस्तान तरक्की करे। इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी तरक्की करें। रिमशा को और हसन बेग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।